हाय फ्रेंड्स, मैं ताहिर मंसूरी आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम अपनी सीरीज में हिंदी कक्षा 12वीं जो कि एमपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है प्रश्न बैंक है, उसमें व्याकरण के क्वेश्चनों को हल करा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। आज हम इस वीडियो में व्याकरण के क्वेश्चनों को हल करा रहे हैं, तो देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, रस किसे कहते हैं? तो रस जो है काव्य को पढ़ने सुनने में जो आनंद की प्राप्ति होती है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि पढ़ने सुनने या देखने से पाठक को एक प्रकार के विलक्षण आनंद की अनुभूति होती है। तो जहाँ आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस के अंगों के नाम बताइए। तो रस के जो अंग है वो पहला है स्थायी भाव, दूसरा है संचारी भाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है विभाव। तो यहाँ पर रस की हम छोटी सी परिभाषा देखें तो काव्य को पढ़ने सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। इसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा दीजिए। तो इसमें हम सीधा छोटा सा आंसर बताएंगे कि प्रकृति की हर वस्तु में मनुष्य की छाया को देखना। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि प्रकृति की हर वस्तु में मनुष्य की छाया देखना मानवीकरण अलंकार कहलाता है। इतनी छोटी सी परिभाषा ही इसका आंसर होगी। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विरोधाभास अलंकार की विशेषताएं लिखिए। तो विरोधाभास अलंकार जहाँ किसी पदार्थ, गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध ना होते हुए भी, यहाँ वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। वास्तव में विरोध नहीं हो रहा है लेकिन देखने पर ऐसा लगता है कि विरोध हो रहा है, तो यहाँ पर क्या विरोधाभास अलंकार होता है। तो उसका जो उदाहरण दिया है, वाह मुख की मधुराई कहाँ कहो, मीठी लगे अखियन लुनाई। तो ये उसका उदाहरण है। इसके बाद हमारा जो तीसरा अगला क्वेश्चन है, संदेह या भ्रांतिमान अलंकार में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार किसे कहा जाएगा? तो जहाँ प्रस्तुत वस्तु को देखकर किसी विशेष समानता के कारण, यदि किसी वस्तु में किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, एक सी दिख रही है वस्तु और उसमें समानता से भ्रम हो जाए कि ये वही है, तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। किंतु जहाँ रूप, रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर निश्चय ना हो कि वह वही वस्तु है, तो वहाँ संदेह अलंकार होता। संदेह की स्थिति आ जाती कि ये वही है या अन्य कोई है। तो यहाँ पर उसके बाद वाले में संदेह अलंकार का जो उदाहरण दिया है पहला वाला, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और बच्चों को आसानी से याद भी हो सकता है कि सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। तो इतना उदाहरण भी देखकर हम इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला हमारा जो क्वेश्चन होगा वो होगा भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण, जो कि हमने भ्रांतिमान अलंकार का अभी आपको बता दिया है। केवल उसका हम आपको एक उदाहरण बताएंगे कि जानी श्याम को श्याम, घन नाची उठे वन मोर। तो यहाँ तक यदि हम इसका आंसर लिख देंगे तो उदाहरण इसका ये सही हो जाएगा। इसके बाद हम इसका विरोधाभास अलंकार का उदाहरण लिखेंगे। तो विरोधाभास अलंकार क्या होता है, हमने इसके अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुका है। अब हम उसका उदाहरण बताएंगे। जब से आँख लगी तब से ना आँख लगी। बहुत आसान सा उदाहरण है कि जब से आँख लगी तब से ना आँख लगी। ये विरोधाभास का बहुत छोटा सा उदाहरण है, बच्चे से ध्यान से पढ़ ले और याद कर ले। इसके बाद हम उसके अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। छंद किसे कहते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वार्षिक परीक्षा में अब बहुत कम समय बचा है, तो बच्चों से मेरा अनुरोध है कि बच्चे
अच्छे पूर्ण ध्यान से पढ़ें और बिना टेंशन के पढ़ें। तो यहाँ पर छंद किसे कहते हैं? वर्णों की संख्या एवं क्रम मात्राओं की गणना, मतलब वर्णों को गिनना और मात्राओं को गिनना और यति गति से संबंध नियोजित काव्य रचना को छंद कहा जाता है। तो वर्णों को गिनना ही छंद कहलाता है। ये इसका बहुत आसान सा आशय है। इसके बाद छंद के भेद कितने? तो छंद के 4 भेद होते हैं। पहला वर्णिक छंद, दूसरा मात्रिक छंद, तीसरा वर्णिक वृंत छंद और मुक्त छंद। तो ये केवल इनके प्रकार भर पूछ सकता है, तो ये इनके प्रकार है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके बाद है तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम का अर्थ होता है वे अन्य भाषाओं के हैं और अपने मूल रूप में हिंदी में प्रचलित होते, उन्हें तत्सम कहते हैं। इसका छोटी सी आसान भाषा में आशय कहेंगे कि जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे माता, पिता और अग्नि, ये शब्द संस्कृत के हैं और ये सीधे कहाँ से आए हैं? हिंदी में आए हैं, संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। तो यहाँ पर तत्सम जो है संस्कृत से सीधे ज्यों के त्यों मतलब सीधे हिंदी में आ गए, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। इसके बाद तद्भव शब्द किसे कहेंगे? संस्कृत से आए तो हैं लेकिन उनके जो शब्द हैं वो थोड़े से अलग हो जाते हैं। जैसे वे शब्द जो संस्कृत से ही हैं किंतु सीधे न आकर पाली, प्राकृत और आदि भाषाओं से अपभ्रंश, संशोधित और परिवर्तित होकर आए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर कर्म, जैसे कर्म जो है ये संस्कृत भाषा है, अब इसे हिंदी में आया है तो ये काम हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसे शब्द जो संस्कृत से बदल कर आते हैं वह तद्भव शब्द कहलाते हैं। इसके बाद हम बोली किसे कहते हैं ये बताएंगे। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई बोली कहलाती है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली देश के किसी भी भाग में बोली जाने वाली वह भाषा है जिसका अपना साहित्य नहीं होता है, अपनी लिपि भी नहीं होती। तो बोली जो है छोटे से एरिया में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियों के नाम लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश में पेपर है। तो मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली 4 बोलियां जो है बुंदेली, बघेली, मालवी और निमाड़ी, ये 4 बोलियां मुख्य रूप से बोली जाती है। इसके बाद जो है हम बताएंगे उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है। तो उपसर्ग जो है वे शब्द होते हैं जिनका जो शुरू में लगकर, शब्द के शुरू में लगकर अर्थ बदल देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय जो है शब्द के अंत में लगते हैं और अर्थ बदल देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे उपसर्ग का उदाहरण हम बताएं तो उपहार में उप जो है वो उपसर्ग लगा हुआ है, हार में उप लगा दिया गया तो उपहार हो गया। इसी प्रकार से प्रत्यय में जो है अमरता, तो यहाँ पर अमर में ता प्रत्यय पीछे लगा दिया गया है, तो यहाँ पर प्रत्यय जो है पीछे लगता है और उपसर्ग जो है सामने लगता है, मतलब शब्द के शुरू में लगता है। इसके बाद निपात किसे कहते हैं? तो निपात भी बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए, किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण हैं भी, तो, तक, केवल, ही और मात्रा आदि। जैसे मैं बोलूँ तुम्हें आज रात रुकना ही, यहाँ पर जो ही आया है ये निपात, बल भर रहा है, एक्स्ट्रा ताकत लगा रहा है कि आज रुकना ही पड़ेगा। तुमने तो हद कर दी, तुमने हद कर दी बोल देते तो ठीक रहता, इसमें लेकिन तो लगाकर एक्स्ट्रा बल भर दिया गया है, तो तुमने तो हद कर दी। तो यहाँ पर ये जो है विशेष निपात वाचन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। बच्चे इन्हें जरूर एक बार देखें और आसानी से याद करें।
के बाद हमारा अगला क्वेश्चन है विशेषण की परिभाषा लिखिए। तो विशेषण किसे कहते हैं? जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध होता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता का बोध होता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे संज्ञा के आकार, अवस्था, रूप, गुण, स्वभाव आदि की स्थिति से संबंधित हो। वहाँ 4 लड़के बैठे थे, तो यहाँ पर विशेषता क्या बताई जा रही है? 4 लड़के बैठे थे। उसके बाद अध्यापक के हाथ में लंबी छड़ी थी, तो यहाँ पर लंबी क्या है? छड़ी की विशेषता बता रहा है कि छड़ी कैसी थी? लंबी थी। इसके बाद अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम अच्छा खेलता है, तो यहाँ पर क्रिया खेलता है क्रिया हो गई, और अच्छा क्या है? ये क्रिया की विशेषता हो गई। तो यहाँ पर राम अच्छा खेलता है, ये क्रिया विशेषता है, विशेषण है। तो यदि बच्चे हमें हिंदी के वीडियो और बनाने को कहेंगे तो हम ज़रूर बनाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।